हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी और अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हिंदी की वर्तनी पर आधारित जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनको हम कैसे हल करें और कम से कम अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए हम अधिकतम अंक हासिल कर पाए। आमतौर पर हिंदी की वर्तनी दो तरीके से अशुद्ध मानी जाती है, एक तो उच्चारण के दृष्टिकोण से और दूसरा लिखित रूप से। लेकिन परीक्षा में आप देखेंगे कि लिखित रूप वाले का ही टेस्ट किया जाता है, उसी से ये पता किया जाता है कि आप हिंदी की वर्तनी को कितने अच्छे से जानते हैं। तो चलते हम देखते हैं कि हिंदी की वर्तनी आखिरकार क्या है। हिंदी की वर्तनी की बात करें तो लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। जैसे कि हम अंग्रेजी में स्पेलिंग बोलते हैं और उर्दू में हिज्जे बोलते हैं, और यही हिंदी में वर्तनी नाम से जाना जाता है। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए ही वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ समझी जाएगी। वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने 1962 में कई शब्दों के स्थायी रूप को निर्मित किया। इसी को ध्यान में रखते हुए सन 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई थी। तो कुछ ये फैक्चुअल चीजें हैं जिनको कि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। वैसे तो हम जितनी भी वर्तनियों को देखते हैं या फिर बोलते हैं वो अचानक नहीं, बल्कि हम अपने समाज से, अपने परिवेश से, अपने वातावरण से उसको सीखते हैं और बोलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और कोशिश यही करते हैं कि अधिकतम रूप से वर्तनी शुद्ध तरीके से बोली जाए और लिखी जाए। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि वर्तनी जब कहा जाए तो क्या आना चाहिए? स्पेलिंग आना चाहिए। छोटी कक्षाओं में कई बार आलेख सुलेख लिखवाया जाता था और अध्यापकों द्वारा वर्तनी मिस्टेक या गलती को बताया जाता था। वर्तमान समय में भी बदलते हुए शिक्षा के पैटर्न में बच्चों पर ध्यान दिया जाता होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जब हम पढ़ाई करते थे तो उस जमाने में बाकायदे दूसरे हाफ में आलेख और सुलेख लिखवाया जाता था। जितने बच्चे प्राइमरी इत्यादि से पढ़े होंगे, थोड़े वो सन 2000 के आसपास में, तो मेरी बातों को समझ में उनको समझ में आ रही होगी। अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। अब कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ शिक्षक हैं जो कि उनको खुद नहीं मालूम रहता है कि आखिरकार शुद्ध वर्तनी क्या है, अशुद्ध वर्तनी क्या है। क्योंकि हम जब परीक्षाओं में कई बार इन्विजिलेशन या फिर गाइडिंग करने का मौका मिलता है, तो वहां पर हमने देखा कि हमारे बच्चों को लिपि लिखना रहता है, देवनागरी। ठीक है, कि किस लिपि में आप लिख रहे हैं, तो बच्चे देवनागरी न लिखकर देवनागरिक लिख देते हैं। आप लोगों ने भी इसका आभास किया होगा। वर्तमान समय में मैंने कई जगह देखा कि राजनीति विज्ञान न लिखकर बच्चे राजनीतिक विज्ञान लिखते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि ध्यान न देने की वजह से होती हैं। तो चलते हम देखते हैं कि किन गलतियों की वजह से हम वर्तनी अशुद्ध तरीके से लिखते हैं या फिर बोलते हैं उसको। अगर बात करें तो हिंदी की वर्तनी अशुद्धियों के कारण के रूप में, तो पहला कारण है वर्ग संबंधी अशुद्धियां, प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, संधि संबंधी अशुद्धियां, समास संबंधी अशुद्धियां, हलंत संबंधी अशुद्धियां और चंद्रबिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां। तो आपने देखा कि कुल 7 अशुद्धियां आपके सामने दिख रही हैं, जिसमें है वर्ण, प्रत्यय, लिंग, संधि, समास, हलंत, अनुनासिक और अनुस्वार। इन सभी शब्दों से आप सभी परिचित भी होंगे और आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये हिंदी व्याकरण के प्राण तत्व के रूप में है, जिनको कि हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम एक एक अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे और कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं और आगामी परीक्षा में आने की उनकी संभावना भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण संबंधी अशुद्धियों के ऊपर। तो एक तरफ हमने अशुद्ध शब्द लिखा है, दूसरे तरफ
शुद्ध शब्द, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है अशुद्ध शब्द में अगामी और शुद्ध शब्द क्या हो गया आगामी। जैसे कि हम भी कई बार लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं और बोलते हैं कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है बस आ की मात्रा यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध के बीच में है, अगामी नहीं होता है बल्कि आगामी होता है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है आधीन बल्कि अधीन होता है। ठीक है। उज्ज्वल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये। उज्ज्वल देखिए कैसे लिखा गया है, इसमें दोनों आधा ज है उज्ज्वल। अंताक्षरी, अब इसको सही कैसे लिखा गया है अंत्याक्षरी। कवयित्री, तो ये सही क्या है कवयित्री। तो इन 4-5 उदाहरणों के माध्यम से वर्ण संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं, क्योंकि हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि है, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो कई बार विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं, तो जैसा बोलते हैं वैसा ही लिख देते हैं, लेकिन कई बार लिखने और बोलने में जो मानक व्याकरण है उसको ध्यान में रखना पड़ता है, मानक शब्दों को भी। तो ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, बल्कि आप लगातार मूल किताबों को पढ़ते रहेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, समाचार पत्र पढ़ेंगे, कहानी उपन्यास पढ़ेंगे, तो अपने आप वर्ण संबंधी अशुद्धियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमारी आदत है कि जब परीक्षाएं आती हैं तभी हम इन पर जोर देते हैं। हम असामान्य जिंदगी में अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे कभी नहीं देखते हैं, वरना आपको वर्ण संबंधी अशुद्धियां तो बाजार से लेकर परिवार तक आपको सही गलत दिखाई पड़ेंगी। बाजार में आप जाएंगे तो कई दुकानों पर अक्सर गलत लिखा रहता है, जिसका कि जिक्र मैं बार बार कहता हूं। जैसे उज्ज्वल शब्द आप देखेंगे कई जगह गलत लिखा रहता है, खासतौर से बस ट्रक पर आप देखेंगे वहां पर भी गलत लिखा रहता है। तो ध्यान देना आपको कि यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है। ठीक है। खासतौर से परीक्षाओं में वर्ण संबंधी अशुद्धियां ही ज्यादातर पूछी जाती रही, खूब पूछी जाती है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा। अभी हमने 5 ही उदाहरण लिए हैं, आगे हम इस पर अलग अलग खंडों में बातचीत करेंगे। दूसरी जो अशुद्धियां होती हैं शब्दों को लेकर, उसमें है वर्तनी को लेकर, उसमें है प्रत्यय संबंधी। प्रत्यय जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आने चाहिए। जब कोई शब्द किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में बदलाव कर देता है तो उपसर्ग कहलाता है, और जब कोई शब्द किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव करता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां कौन कौन सी हैं। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आधार पर हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है आनुषंगिक, और इसका शुद्ध रूप क्या है आनुषंगिक। तो बस इसमें दंत्य स और मूर्धन्य स का अंतर है, बाकी और क्या है सब सही है। कौशलता, और इसका जो शुद्ध शब्द है कौशल या फिर कुशलता। कौशलता नाम का कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम जब अज्ञान के कारण में रहते हैं या फिर अज्ञानतावश हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वो बहुत ही कौशलता युक्त है या फिर कौशलता है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर कौशलता शब्द होता ही नहीं है, कौशल होता है और कुशलता शब्द होता है। इसी तरीके से लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित शब्द नहीं होता है बल्कि लब्ध प्रतिष्ठ शब्द होता है, जिसे खासतौर से हम साहित्यकारों के संदर्भ में प्रयोग करते हैं कि लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार है। लेकिन जब हमें जानकारी नहीं रहती है कि सही मायने में शुद्ध शब्द कौन सा है, तो हम ज्यादातर यही बोल देते हैं कि लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार है। ठीक है। अगला जो शब्द है निरपराधी, जो कि अशुद्ध है, निरपराध होता है। ठीक है। तो शुद्ध शब्द क्या हो गया निरपराध। तो ये प्रत्यय से बन रहे हैं सब। सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं, परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है और सामान्य तौर पर आपकी जांच करने के लिए, आपके हिंदी व्याकरण का मूल्यांकन करने के लिए कई लोग जो जानकार होते हैं, अपने को जानकार मानते हैं, वो पूछ लेते हैं कि पूजनीय शब्द लिखिए। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पूजनीय शब्द कैसे है, पूज्यनीय शब्द नहीं होता है बल्कि पूजनीय शब्द होता है, या तो फिर पूज्य शब्द होता है, पूज्यनीय शब्द नहीं होता है। तो उम्मीद है कि प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगी होंगी कि कैसे कौन से शब्द लिखे जाते हैं। अगले अशुद्धियों पर बात करें, अगले अशुद्धि पर तो है लिंग प्रत्यय। अभी इसके पहले हमने केवल प्रत्यय संबंधी अशुद्धि पर बात की थी, यहाँ पर अब लिंग प्रत्यय यानी कि 2 तरीके से लिंग और प्रत्यय दोनों को ध्यान में रखते हुए जो अशुद्धियां होती हैं उन पर हम विचार करें। तो शब्द है कोमलांगिनी,
कोमलांगिनी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोमलांगिनी इसका जो शुद्ध रूप है कोमलांगी है। गायकी अशुद्ध शब्द है, गायिका क्या है, शुद्ध शब्द है। गायकी कोई ऐसा शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, गायिका। आमतौर पर यही दिमाग में आ जाता है कि गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गायकी हो जाएगा, लेकिन वो क्या है, गायिका है। इसी तरीके से अश्व, अश्व का क्या है, अश्वी कई लोग बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका शुद्ध शब्द अश्वा है। इसी तरीके से शताब्दी लिखना है हमें, शताब्दी, तो इसमें देखिए छोटी की मात्रा दे दी गई है, लेकिन सही शब्द क्या है, बड़ी की मात्रा है, ठीक है, शताब्दी। तो यहाँ पर लिंग, कई बार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का क्या सही क्या रूप होगा, अगर उसकी जानकारी नहीं रहती है तो हम अशुद्ध शब्द लिख देते हैं। जैसा कि मैंने कोमलांगी, कोमलांगिनी, गायकी, गायिका, अश्वी, अश्वा, शताब्दी, शताब्दी के बारे में बता दिया। आगे बात करते हैं संधि संबंधी अशुद्धियों के ऊपर। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है, बल्कि हमने पहले भी बातचीत कर लिया है और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे। तो संधि संबंधी अशुद्धियां होती हैं लिखते समय। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हम देखते हैं। जैसे लिखा गया है अधगति, तो अधगति नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अधोगति होता है। इसी तरीके से दूसरा शब्द है अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता है, बल्कि अत्यधिक होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, संधि हो रही है, ठीक। अत्याधिक नहीं, शुद्ध शब्द नहीं है, अत्यधिक शुद्ध शब्द है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं तदोपरांत, तदोपरांत शब्द शुद्ध नहीं है, तदुपरांत होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से दुरावस्था, दुरावस्था नहीं है बल्कि दुरावस्था है। और निरोग शब्द आप देख रहे हैं, आमतौर पर आप अगर हॉस्पिटल इत्यादि में जाएंगे या फिर देखेंगे तो वहां पर निरोग ऐसे लिखा रहता है, लेकिन सही में क्या है, ये वाला सही है, न पे बड़ी की मात्रा है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, संधि हो रही है। जैसे तद धन उपरांत, ठीक है, तद धन उपरांत, तो यहाँ पर क्या है, हलंत है, और बाद में क्या लिखा गया है, उपरांत लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं छुट्टियों में घर आया हुआ हूँ, और जो मैं पेन से लिखा करता था वो पेन जल्दीबाजी में मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है, जो संधि हो रही है इसमें ऊ आकर मिल जा रहा है, तो यहाँ पर तदुपरांत हो रहा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, तो इस ऊ को ओ की मात्रा समझ जाते हैं, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी, इसी तरीके से दुरावस्था, यहाँ पर क्या है, दूर प्लस अवस्था, तो अ जाकर इसमें मिल गया, तो ये दुरावस्था हो गया, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं तो दुरावस्था लिख देते हैं, ठीक है। निधन रोग, ये जाकर फिर बड़ी की मात्रा हो जाती है निरोग। इसी तरीके से अत्य अतिधन धिक, तो ये क्या हो गया, अत्यधिक, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर क्या हो रही है, संधि हो रही है, और अगर संधि की जानकारी ठीक से नहीं रहती है तो फिर शब्द हम अशुद्ध लिखा शुरू कर देते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो अशुद्धि से जुड़ा हुआ है समास संबंधी अशुद्धियां। कई बार समास संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं, तो कुछ शब्द हैं उनको देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर मंत्रिमंडल, ठीक है, तो मंत्री में बड़ी की मात्रा दी गई है, लेकिन सही क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है। इसी तरीके से दिवारात्रि, दिवारात्रि है, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है, दिवारात्र। इसी तरीके से एक और शब्द है नवरात्र, कई जगह आप देखेंगे नवरात्रि लिखा रहता है, कई जगह लिखा रहता है नवरात्र, तो सही वाला शब्द कौन सा है, नवरात्र, जैसे कि यहाँ पर दिवारात्र। इसी तरीके से अगला शब्द है प्राणी वृंद, तो प्राणी वृंद नहीं होता है, बल्कि प्राणी वृंद होता है, छोटी की मात्रा है। तो यहाँ पर समास संबंधी अशुद्धियां आपको दिख रही हैं। इसी तरीके से योगी राज, तो इसका जो शुद्ध शब्द है वो है योगी राज, ठीक है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में कई बार बोला जाता है कि योगी राज में फला चीज, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, बल्कि छोटी की मात्रा होनी चाहिए, योगी राज। एक और शब्द है यहाँ पर एक तारा, एक तारा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इक तारा होता है, ठीक है, इक तारा। तो ये क्या है, समाज संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत आती है। तो एक तरफ मैंने अशुद्ध शब्द लिखा, दूसरी तरफ शुद्ध शब्द, धीरे धीरे आप सभी चीजों को समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं हलंत संबंधी अशुद्धियों के ऊपर। लिखते समय कई जगह हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पर हलंत लगेगा, कहां पर हलंत नहीं लगेगा। तो कुछ शब्द हैं जिन्हें कि हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनको लिखते समय हलंत का प्रयोग किया जाता है।
जैसे लिखा गया श्रीमान, तो जब हम शुद्ध तरीके से लिखेंगे तो हलंत लगा देंगे श्रीमान। साक्षात, लोग बोलते हैं कि उनका मैंने साक्षात दर्शन किया, तो त में हलंत होगा। अर्थात, जब कोई चीज समझाने की कोशिश की जाती है तो बोला जाता है अर्थात, तो यहाँ पर हलंत लग जाएगा। भाग्यवान, तो भाग्यवान में भी हलंत लग जाएगा। विधिवत, तो हलंत लग जाता है। तो ये क्या हो गया, जितने में मैंने हलंत लगाया वो सब शुद्ध शब्द के अंतर्गत है, और जिनमें जिनमें नहीं लगा था उसमें वो क्या हो गया, अशुद्ध। कई बार क्या होता है कि हमें दिमाग में आ जाता है कि फला शब्द में भी हलंत लगना चाहिए, तो ऐसे शब्दों की संख्या कुल 40-50 के आसपास में ही, बहुत ज्यादा ऐसे शब्द नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं चंद्रबिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियों के ऊपर। चंद्रबिंदु का दूसरा नाम है अनुनासिक, ठीक है। चंद्रबिंदु को भाषा विज्ञान की शैली में हम अनुनासिक बोलते हैं। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा। तो ये क्या है, अनुनासिक है। और सरल शब्दों में हम कहते हैं चंद्रबिंदु। और इसी का दूसरा भाई है अनुस्वार, जिसमें कि केवल बिंदी रहती है और यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है और जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़। तो ये क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, ये अनुस्वार क्या है, व्यंजन है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अनुस्वार स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपके दिमाग में रखना चाहिए कि ये व्यंजन है और स्वर के बाद आता है और इसकी जो ध्वनि है नाक से निकलती है। और अनुनासिक जो है इसकी जो ध्वनि है नाक और मुंह दोनों से निकलती है और इसमें उच्चारण में लघुता बनी रहती है, ज्यादा समय तक इसका उच्चारण नहीं होता। जैसे हमने बोला गांव, दांत, आंगन, सांचा, तो आपके नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण निकल रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आपको देखना पड़ेगा। अनुस्वार क्या है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है और इसकी ध्वनि केवल नाक से निकलती है। अंगूर, अंगद, कंकड़ मैंने बताया। अब इन्हीं के आधार पर हमें अशुद्ध और शुद्ध शब्दों को खोजना है। जिसे लिखा गया है अंगना, अब क्या हो गया, इसका शुद्ध शब्द अंगना हो गया, क्योंकि अनुस्वार और अनुनासिक तब ही अंतर है। तो अंगना ऐसे आमतौर पर हम अशुद्ध वाला भी कई जगह सही मान लेते हैं, उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हमारा टेस्ट व्याकरण के दृष्टिकोण से होगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम जाएंगे, क्योंकि वहां पर एक एक सवाल का नंबर है, तो कैसे किसी को छांटा जाए, तो इन छोटी छोटी चीजों की वजह से हमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे दूसरा शब्द है उंगली, तो सही कैसे लिखा गया है, उंगली ऐसे लिखा गया है। कई लोग तो इसको अंगुली भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उंगली आप देख रहे हैं, उंगली। चांद, चांद ऐसे भी कई जगह लिखा रहता है, लेकिन सही कौन सा है, चांद, ये अनुनासिक वाला है। आंख, आंख की जितनी भी आंख के जितने भी हॉस्पिटल हैं, अब तो आई हॉस्पिटल लिखा रहता है, लेकिन उसके जगह पे नेत्रालय लिखा जाता है, नेत्र चिकित्सक लिखा रहता है, लेकिन आप देखेंगे कई जगह आंख भी लिखा रहता है। तो कैसे लिखा है, लिखने के लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन सही कौन सा है, आंख, ये वाला। इसके बाद पांचवा, पांचवा शब्द कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि दोनों जगह चंद्रबिंदु लगा है, प पर भी लगा है और व पर भी लगा है। तो कैसे लिखा गया है इसको आप देखिए, समझिए, इसके बाद अपने दिमाग में इसको रख लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ अशुद्धियां हैं जिनकी वजह से ध्यान नहीं देने पर हम शब्द को गलत लिख देते हैं, ठीक है। 7 तरीके की अशुद्धियों पर हमने चर्चा किया और उदाहरणों के माध्यम से देखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे के लेक्चर्स में हम अलग अलग इनसे जुड़े हुए शब्दों पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आप और अधिक अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो आप सभी अंत तक देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।